ब्रिगेडियर साहब, आप मुझे ये बताएं कि you've been a part of NAB, तो how do you think कि पाकिस्तान में इस वक्त एक इंडिपेंडेंट एहतसाब ब्यूरो कैसे बन सकता है? ये आपने बिल्कुल सही तरफ इशारा किया। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त मुल्क में ये है कि हमारे एहतसाब अदारा जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसमें गवर्नमेंट की कोई अपोजिशन नहीं होनी चाहिए। पहला भी एहतसाब ब्यूरो जो सैफुर रहमान साहब का था वो भी ऐसे ही इंटरफेरेंस के साथ गुजर गया, और इसमें कोई शक नहीं है कि नैब के दौर में भी जनरल मुशर्रफ के दौर में गवर्नमेंट की खासी इंटरफेरेंस रही है। इसका हल ये है कि मौजूदा जो नया बिल आ रहा है उसमें एहतसाब कमीशन को लॉ मिनिस्ट्री के अंडर ना रखा जाए। इट शुड बी डायरेक्टली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट, जिस तरह बाकी मुल्कों में होता है। और देखिए इस वक्त जो बिल में इन्होंने ये क्लॉजेज रखे हुए हैं कि जो आपने प्रोसिक्यूटर्स को या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को हायर करना है तो वो पावर जो है वो चेयरमैन कमीशन की नहीं है, बल्कि वो गवर्नमेंट को दी जा रही हैं। तो जब आप इस किस्म के क्लॉजेज रखेंगे तो फिर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस खुद ब खुद जो है वो उसमें हो जाएगी। अदारा ऑटोनोमस होना चाहिए। इट शुड बी अंडर रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और ओनली देन विल अकाउंटेबिलिटी बी ट्रांसपेरेंट एंड अक्रॉस द बोर्ड। ठीक है जी, आप इस पे क्या कहेंगे? डू यू एग्री कि टोटली इंडिपेंडेंट एक जी अदारा होना चाहिए? मैं तो पहले भी है कि भी इसको मुकम्मल एक आज़ाद खुद मुख्तार अदारा होना चाहिए, और हुकूमत का या ब्यूरोक्रेटिक नेटवर्क का या इन वजारतों के उसको दबाव में नहीं होना चाहिए। उसकी जो फाइनेंशियल है वो भी ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो अपने बजट और अपने वसाइल को इस्तेमाल करने के बाख्तियार होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भी फाइनेंस से उनके लिए रिलीज़ होंगे पैसे तो वो काम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ऑटोनॉमी का मतलब यह है कि इंतज़ामी फैसले और फाइनेंस के एतबार से उनको मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार होना चाहिए। बाकी ज़ाहिर सी बात है कि मुल्क में जो पार्लियामेंट की बालादस्ती है उसको बरकरार रखते हुए नैब की या जो भी नया इसमें कोई भी बिल मंजूर होता है, कोई अदारा बनता है, तो उसको पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होना चाहिए। पार्लियामेंट ही अपनी किसी स्पेशल कमेटी के तहत उसकी रिपोर्ट का जायज़ा ले, वगरना उसको किसी मजलिस कायमा के सुपुर्द नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी कमेटी उस पर गौर करे कि जिसमें तमाम पार्टियों की भी नुमाइंदगी हो, अपोजिशन और हुकूमत की भी एक बैलेंस उसके अंदर नुमाइंदगी हो, जो ऐसे एहतसाब की रिपोर्ट का जायजा ले सके। आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा है? मुझे तो लगता है कि भी इनमें से कोई भी संजीदा नहीं है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बिल लाएगी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है कि उसको इस तरीके से एतराज़ात खड़े कर सकती है कि जिससे बिल जो है वो पार्लियामेंट में ही ना आए। और छोटी पार्टियां बेशक शोर मचाती रहें, उनकी कौन बात सुनेगा, और वो किस तरीके से इस बिल को वहाँ से मंजूर करवा सकेंगी। तो इसलिए हम जो बात समझते हैं कि ये एक मिली भगत है, क्योंकि करप्शन जो है कि वो किसी एक दौर में नहीं हुई, इन तमाम हुक्मरानों के अदवार में होती रही हैं। यहाँ पे जी फारूक साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी कि सबसे बड़ी एक्विजिशन थी जनरल अमजद के ऊपर कि बिफोर द इलेक्शंस उनको हटाया गया ताकि कुछ सियासी रहनुमाओं को प्रोटेक्शन मिल सके। इज दैट करेक्ट? देखिए मैं उस वक्त नैब में नहीं था, लेकिन पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जनरल अमजद जो चेयरमैन नैब थे, नैब के पहले चेयरमैन, ये नहायत ही ऑनेस्ट और अपराइट ऑफिसर थे। और इनके दौरान पहले 2 साल में बहुत अच्छा काम हुआ नैब में, खासकर ये जो रिकवरीज हुई। जहाँ तक ये आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल कि 2002 के इलेक्शन से पहले कुछ काफ लीग के लोग थे जिन्होंने रॉयल्टीज चेंज की, जिनके खिलाफ ऑलरेडी केसेस थे, और नैब को कहा गया गालिबन उस वक्त कि आप इनके केसेस परसू ना करें, और वही मोटिवेशन थी उनकी टू जॉइन जनरल मुशर्रफ। अच्छा, देखें जी, हर लेवल पे हर दौर में जितना भी आपने देखा, हमने आज जो डिस्कशन भी की, तो वो बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज्ड एहतसाब हुआ है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा पार्लियामेंट है, ये तो नहीं लग रहा कि ये लोग किसी कंसेंसस पे आ रहे हैं, और लगता है कि ये मामला आगे चलेगा। तो डू यू थिंक इसमें क्या हुआ? मतलब चीफ जस्टिस या जुडिशरी हर चीज़ में इंटरफेयर करे? नहीं, मेरा ख्याल है कि भी हर चीज़ में तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या जुडिशरी इन्वॉल्व भी नहीं होनी चाहिए, और ना उन्हें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए।
جی جو سیاستدانوں کا کام ہے، سیاسی لیڈرشپ کا کام ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بھی وہ عوام کو مطمئن کرے، جو قومی مسائل ہیں اس کے مطابق ایک طریقہ کار متعین کرے. جی جی تو اس لیے یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے، یہ تو قانون سازی کا کام ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے عوام کے بھی سوچنے کی چیز ہے کہ 62 سال سے ہم انہی لوگوں پہ تجربات کرتے چلے آ رہے ہیں، اور انہی لوگوں نے اپنے خاص ایک ٹیکنیک کے ساتھ پولرائزیشن کی سیاست کو مستحکم کیا ہے کہ لوگوں کو دو دھڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، فار اینڈ اگینسٹ میں لے آتے ہیں، ان کی ساری خرابیاں جو ہیں کہ چھپ جاتی ہیں، اور وہ دھڑلے سے جو ہیں کہ چوراہوں میں کھڑے ہو کے باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کے پلے ہوتا کچھ نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ احتساب چاہتے ہیں، کیا پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیا پاکستان میں جو دولت لوٹی جا رہی ہے، غریب عوام کے خون پسینے کی کمائی لوٹی جا رہی ہے، اس کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کا تحفظ تو اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ وہ اپنے ووٹ اور رائے کی طاقت کے ساتھ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں کہ جن کے دامن پر کوئی داغ نہ ہو، جو اہلیت رکھتے ہوں، جو احتساب کو صحیح معنوں میں اس طریقے سے نافذ کریں کہ ہر آدمی کا اس سے اطمینان ہو سکے. وگرنہ اس موجودہ ہوچ پوچ سے تو یہ توقع نہیں ہے کہ لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ کوئی طریقہ کار دے سکیں. جی جی تھینک یو ویری مچ بریگیڈیئر صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. بلوچ صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے. ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے احتساب بل 2009 پر کچھ ریزرویشنز ہیں. کیا یہ احتساب بل کی پارلیمنٹ سے منظوری سے احتساب کا عمل اثر انداز ہوگا؟ این آر او کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ اور کیا آئندہ اس بل سے کسی کرپٹ سیاستدان کو انڈیمنٹی تو نہیں مل جائے گی؟ پاکستان میں بیوروکریسی، سیاستدانوں اور ہماری فورسز کے نمائندوں نے میسو سکیل پر کرپشن کی ہے. سوال یہ ہے کہ ہم ایک غیر جانبدار اور آزاد کمیشن بنا سکتے ہیں تاکہ آئندہ کوئی شخص بھی احتساب کے عمل کی کریڈیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی کو چیلنج نہ کر سکے. میں پاکستان کے عوام کے ساتھ امید کرتی ہوں کہ ہماری پارلیمنٹ اس کام میں سکسیسفل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.